हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेसी पॉइंट। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। तो जो आज का वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो 13 जुलाई 2025 को एग्जाम हुआ था यूपी ट्रिपल एस सी AGTA का, कृषि प्रावधिक सहायक का। तो उसमें जो कंप्यूटर वाला पोर्शन था जिसके टोटल 65 क्वेश्चन पूछे गए थे, आज उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, डिटेल डिस्कस करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, ताकि जो स्टूडेंट इस साल तैयारी कर रहे हैं वो इस पेपर के हिसाब से किस तरह से तैयारी करनी है, किस तरह से क्वेश्चन और किन किन टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कंप्लीट सॉल्यूशंस UPSSC AGTA एग्जाम 2025। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए थे तो वो जो है क्रॉप साइंस क्लासिफिकेशन पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट से पूछे गए थे, सीड टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी से पूछे गए थे, एग्रीकल्चर स्कीम इंस्टीट्यूशन, सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट से, प्लांट प्रोटेक्शन डिजीजेस से, फर्टिलाइजर से, एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोग्राम से, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी से क्वेश्चन थे। साथ में एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट इश्यूज के भी क्वेश्चन थे, और ये लाइव स्टॉक एंड हेल्थ मैनेजमेंट, इनसे भी क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे क्रॉप साइंस और क्लासिफिकेशन से कितने क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पर टोटल हमें 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उनको यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो पहला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सी फसल अपनी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता के लिए जानी जाती है और फसल चक्र में उपयोग की जाती है। तो यहाँ पर हमने दोनों लैंग्वेज में दे रखा है, ये एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है जो आया था। तो यहाँ पर पूछा गया था नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए किस क्रॉप में ये कैपेबिलिटी है कि वो नाइट्रोजन फिक्स कर सके। तो जनरली आप जानते होंगे जो पल्स क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, जो लेग्यूम फसलें होती हैं, दाल वाली फसलें, उनमें ये कैपेबिलिटी पाई जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मक्का है ये भी सीरियल क्रॉप है, ये तो नहीं आएगा। सरसों ऑयल सीड क्रॉप है। गन्ना ये मतलब शुगर क्रॉप्स है, देखा जाए कैश क्रॉप है। तो बस जो चना है यहाँ पर वो कैसी एक दाल वाली फसल है। ठीक है, तो यहाँ पर चना राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के मानदंडों के अनुसार रेडी टू सर्व फ्रूट बेवरेज का उत्पाद जब कठोर कंटेनर में पैक किया जाता है तो कंटेनर की जल क्षमता कितने से कम नहीं होनी चाहिए, वो पूछा गया है। तो ऑप्शन की बात करें तो 90%, 75%, 80% और 95%। यहाँ पर इंग्लिश में भी दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं। एज पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाइज को बोलते हैं, नॉर्म्स, द प्रोडक्ट ऑफ रेडी टू सर्व फ्रूट बेवरेज सेल ऑक्यूपाई नॉट लेस देन, ये ब्लैंक दे रखा है, ऑफ द वाटर कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर व्हेन पैक्ड इन रिजिड कंटेनर्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसके राइट आंसर की हम बात करें यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन 90%। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ये PDF हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे, जिन लोगों ने चैनल ज्वाइन नहीं किया वो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 90% होगा, कि 90% से कम नहीं होना चाहिए जो कंटेनर की क्षमता होती है। ठीक है, अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल लघु मोटे अनाज मिलेट के रूप में वर्गीकृत है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज क्लासिफाइड एज ए माइनर मिलेट। तो यहाँ पर माइनर मिलेट पूछा गया है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में है यहाँ पे बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो मिलेट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर एक्चुअल में इस क्वेश्चन का जो पहले आंसर आयोग ने बताया था वो कोदो मिलेट था, जो कि हमें किताबों में देखने को भी मिलता है। मतलब बहुत सारी बुक्स में जो माइनर मिलेट्स में उसमें कोदो मिलेट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन की यहाँ पर बात करें, आप यहाँ पर ये 5 ऑप्शन देख पा रहे होंगे, पर्ल मिलेट, सोरगम, फिंगर मिलेट, कोदो मिलेट और नन ऑफ द एबव। तो ये जो 5 ऑप्शन थे, लेकिन यहाँ पर आयोग ने जो रिवाइज्ड आंसर की जारी करी थी उसमें इसका फुल मार्क दिया गया है। ठीक है, पहले तो कोदो मिलेट सही था, किताबों में कुछ बुक्स में देखने को मिलता है कि माइनर मिलेट्स में कोदो मिलेट ही आता है। बट क्या किया, जो फाइनल आंसर की थी उस पर काफ़ी एक्सेप्शन आए थे, तो इसका जो राइट आंसर था वो कोदो मिलेट था, बट इसका फुल मार्क मिला था। ठीक है, तो मिलेट्स को पढ़ के रखिए आप, मिलेट्स से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर यही क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए थे, तो यहाँ पर भी हमने दे रखे हैं, इनका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है कि कौन सी फसल नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता के लिए जानी जाती है। तो वो चिकपी होता है, चना। तो चिकपी इज अ लेग्यूम दैट फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थ्रू राइजोबियम बैक्टीरिया इन रूट नोड्यूल्स। इनकी जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया की कॉलोनी रहती है। तो वो क्या करते हैं कि जो वातावरण की नाइट्रोजन होती है उसको मिट्टी में फिक्स करते हैं, जिससे क्या होता है, इंप्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी फॉर सब्सिक्वेंट क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो कंटेनर की
कैपेसिटी की बात थी तो 90% थी, ठीक है। और जो कोदो मिलेट माइनर मिलेट था वो कोदो मिलेट ही होता है, बट इसका जो है फुल मार्क दिया गया था, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। अभी लेग्यूम का तो हो गया कि जो भी लेग्यूम्स होती हैं वो राइजोबियम बैक्टीरिया के अंदर होता है जिससे वो फिक्स करते हैं। माइनर मिलेट्स में क्या होता है, ये न्यूट्रिएंट डेंस होते हैं एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट होते हैं, ये लगभग हर तरह की जलवायु में सर्वाइव कर जाते हैं, मतलब एडवर्स कंडीशन में भी, और इनमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और जो फसाए है इंश्योर ये करता है, क्या करता है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो इंडिया के हैं उसको बना के रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा काले चने का सही नाम दर्शाता है। ये भी क्वेश्चन जो है विवाद में आया था, तो क्योंकि इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो यहाँ पर गलत है, क्योंकि जो ब्लैक ग्राम हम पढ़ते हैं ना, ब्लैक ग्राम एग्रीकल्चर की टर्म में ब्लैक ग्राम उड़द को बोलते हैं, तो अगर ये यहाँ पर उड़द करते तब तो इसका आंसर कुछ अलग हो सकता था, बट इन्होंने यहाँ पर चना दे रखा है ना, तो ये इससे थोड़ा गलत हुआ, क्योंकि जो उड़द होती है उसका जो नाम होता है वो विग्ना मूंगो होता है, ठीक है, क्या होता है, विग्ना मूंगो होता है, बट यहाँ पर इन्होंने काला चना दिया गया था जिस वजह से इसका भी फुल मार्क दिया गया था, ठीक है। तो अगर ब्लैक ग्राम देखा जाए तो ब्लैक ग्राम का तो विग्ना मूंगो होगा, और जो मूंग होती है उसका विग्ना रेडियाटा होता है, चने का राइटिनम होता है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी इसका फुल मार्क दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पौध संस्थान प्रबंधन संस्थान जो NIPHM है, उसके द्वारा ये है कि जब गेहूं को स्टोर किया जाए, गेहूं और चावल को, तो उनके लिए जो नमी है, मतलब मैक्सिमम लिमिट जो है नमी की वो कितनी होनी चाहिए जिससे स्टोर करने पर ये चीज़ें खराब ना हो, ठीक है। तो पहले पूछा गया, आप इसको थोड़ा समझिए कि जो चीज़ पहले दी गई है उसका पहले भरना है, जो बाद में दी गई उसका बाद में भरना है। ऑप्शन की बात करें तो 14% चावल के लिए, 12% गेहूँ के लिए, यहाँ पर 12-14%, 15-13% और यहाँ पर 13-15%, और ये ऊपर में से कोई नहीं, ये 5 ऑप्शन दिए गए थे। तो इसका जो राइट आंसर है, वो जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, राइस के लिए 14% और गेहूँ के लिए 12%, ठीक है। मैं यहाँ सब में लिख दे रहा हूँ ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो। इनके हम एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर इस क्वेश्चन को हमने ठीक करके लिखा है कि उड़द का सही वानस्पतिक नाम क्या होगा, तो विग्ना मूंगो होगा, लेकिन उन्होंने काला चना दिया था जिस वजह से वो गलत हुआ, ठीक है। इसके लक्षणों की बात करें तो इसमें जो है 24 से 26% तक प्रोटीन पाई जाती है, इंपॉर्टेंट पल्स क्रॉप है, और जिसको उड़द दाल के नाम से भी जानते हैं। और जो ये नमी की बात थी तो राइस 14% और वीट 12%। अब ये मैटर क्यों करता है कि नमी इतनी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर इतनी रखेंगे तो इसमें जो फंगल ग्रोथ है, फंगस होने के जो चांस है, इंसेक्ट इन्फेस्टेशन है और क्वालिटी ऑफ रेडिएशन है, ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मतलब कंट्रोल रहेगा। अगर मॉइस्चर ज़्यादा कर दोगे तो बीमारियां ज़्यादा लगेंगी और हमारा नुकसान ज़्यादा होगा, ठीक है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तो अब बात करेंगे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। तो इससे भी 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे हमें, उनको यहाँ देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि नाशवान वस्तुओं के परिरक्षण के लिए प्रयुक्त शून्य भंडारण का अंतर्निहित सिद्धांत क्या है, ठीक है, शून्य जीरो कोल्ड स्टोरेज जो होते हैं, तो इसका यूज क्यों किया जाता है। तो ऑप्शन की बात करें यहाँ पे, तो ऑप्शन में है रेडिएटिव कूलिंग, मैकेनिकल कूलिंग, फ्रीजिंग, एवेपोरेटिव कूलिंग और नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एवेपोरेटिव कूलिंग, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होने वाला है, ठीक है। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं, इसको हिंदी में वाष्पीकरण शीतलन बोलते हैं और अंग्रेजी में एवेपोरेटिव कूलिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन था जो बीटी है, बैसिलस thuringiensis का उपयोग करके किस पेस्ट को हम कंट्रोल करते हैं, किसको रोकते हैं। ऑप्शन की बात करें तो रूट रॉट नेमेटोड है, एफिड है, माइट है, कैटरपिलर है और कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कैटरपिलर, ठीक है, डी ऑप्शन राइट होगा। और जो अगला क्वेश्चन आने वाला है, यहाँ पर ये स्टेटमेंट दे रखी थी छोटी छोटी कि निम्न घटकों पर विचार करना है, जैसे पैक हाउस हो गया, पकने वाला कक्ष हो गया या पूरी कूलिंग यूनिट हो गई, इनके बारे में। तो पूछा यह गया है कि जो IPHM है, ठीक है, इंटीग्रेटेड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में इनमें कौन कौन से हिस्से आते हैं, इसे कौन कौन से पार्ट हैं। तो देखा जाए तो ये तीनों ही IPHM के पार्ट होते हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। इनके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एवेपोरेटिव कूलिंग है, तो ये कैसे काम करती है,
इसमें यूज वाटर एवेपोरेशन टू कूल एयर नेचुरली विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, आइडियल फॉर रूरल एरियाज। इसमें क्या होता है कि बिना बिजली के हम टेम्परेचर को कम रखते हैं। और कैसे रखते हैं कि जो पानी है उसको हम इवेपोरेट के फॉर्म में जो देखा जाए पानी की फुहार को मतलब फुहार के टाइम में यूज कर लेते हैं, जिससे क्या होता है हवा ठंडी हो जाती है और टेम्परेचर डाउन रहता है। तो ज़्यादातर क्या होता है ये रूरल एरिया में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर ये तकनीक उपयोग में लाई जाती है। और जो ये बैसिलस थुरिनजेंसिस से कैटरपिलर्स जो होती है वो कंट्रोल करते हैं। नेचुरली अकरिंग बीटी क्या है, नेचुरली अकरिंग सॉइल बैक्टीरियम दैट प्रोड्यूसेस प्रोटीन्स टॉक्सिक टू स्पेसिफिक इंसेक्ट लार्वी। तो जो बीटी है ना, इसमें क्या है ये देखा जाए एक सॉइल बैक्टीरिया होता है जो ऐसे टॉक्सिन्स रिलीज करता है जो पर्टिकुलर जो व्यक्तिगत पर्टिकुलर रूप से देखा जाए इंसेक्ट होते हैं, मतलब सबको टारगेट नहीं करता। तो जो पर्टिकुलर इंसेक्ट होते हैं उनको टारगेट करता है और उन्हें मार देता है। ठीक है, उनके मतलब जो गट होते हैं उसमें जाके ये केमिकल रिएक्शन करता है, फिर वो मर जाता है। तो इस तरह से ये कंट्रोल करता है। फिर है विच आर पार्ट ऑफ, ये हम लोग पढ़ चुके थे कि पैक हाउस, राइपनिंग चैम्बर, प्री कूलिंग यूनिट, ये सभी जो है ज़रूरी होते हैं। अब इनके काम क्या है, पैक हाउस होता है फॉर सॉर्टिंग, ग्रेडिंग एंड पैकिंग। ठीक है, छाटने के लिए, छटाई के लिए, पैक करने के लिए पैक हाउस की जरूरत पड़ती है। राइपनिंग चैम्बर में नाम से समझ में आ रहा है राइपनिंग, यहाँ पर पकने के लिए छोड़ दिया जाता होगा, कंट्रोल्ड राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। और प्री कूलिंग यूनिट क्या है, रैपिड कूलिंग आफ्टर हार्वेस्ट, जब हार्वेस्टिंग होती है उसके बाद कुछ टाइम के लिए जो है कूलिंग के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गंधी बग निम्न में से किस फसल का एक पहचाना गया कीट है। तो यहाँ गंधी बग पूछा गया किस फसल से संबंधित है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि गंधी बग जो होता है वो राइस का पेस्ट है। ठीक है, चावल का। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था, मिलेट से संबंधित क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन यह था कि मोटे अनाज के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा उत्पाद और खपत को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन में है कि भारत ने मोटे अनाज को न्यूट्री अनाज के रूप में पुनः ब्रांड किया और 2023 को राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष घोषित किया। सेकंड ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र ने मोटे अनाज निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 2018 को राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष घोषित किया गया। फिर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने के लिए 2021 में मिलेट्स को सुपर अनाज के रूप में पुनः ब्रांड किया गया। और भारत ने 2018 में मोटे अनाज जो मिलेट्स होते हैं को न्यूट्री अनाज के रूप में पुनः ब्रांड किया तथा इसके पश्चात संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर्स को घोषित किया गया। तो ये दोनों स्टेटमेंट एकदम यहाँ पर सही बैठ रही हैं। ठीक है, क्योंकि 18 में इसको न्यूट्री सीरियल्स के रूप में जाना गया था और फिर 2023 में क्या किया गया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इसको घोषित कर दिया गया। तो यहाँ पर भी डी ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पर देखो दिया रखा है, हमने मेंशन किया हुआ है कि ये गंधी बग राइस में लगता है। ये क्या करता है, सक्स सेफ फ्रॉम डेवलपिंग ग्रेन्स। तो जो ग्रेन होते हैं, जो दाने उसमें पड़ रहे होते हैं, जब वो डेवलपिंग स्टेज पे होते हैं उस टाइम पे उनका जो सेप होता है उसको ये सक कर लेता है, जिससे वो खराब हो जाते हैं। और इससे क्या कॉजेज बगी और डैमेज ग्रेन, तो ग्रेन यहाँ पर डैमेज हो जाते हैं। रिड्यूसेस ग्रेन क्वालिटी एंड मार्केट वैल्यू, जिससे क्या होता है ग्रेन की जो क्वालिटी भी डाउन हो जाती है और मार्केट में उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है, सही प्राइस नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा कि बाजरा के बारे में एक्चुअली बाजरा नहीं, मिलेट्स के बारे में कंबाइंडली सारे मिलेट्स के बारे में बात है। तो जो मिलेट्स हैं तो यहाँ पर दे रखा है मिलेट्स वर रिब्रांडेड न्यूट्री सीरियल्स। इनको रिब्रांड किया किस नाम से, न्यूट्री सीरियल के नाम से 2018 में, और 2023 में इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स यूएन के द्वारा घोषित कर दिया गया। और इसकी ज़रूरत क्यों है, इतना ये मतलब ट्रेंड में क्यों है। एक तो इसमें हाई फाइबर होता है, ग्लूटेन फ्री होता है, रिच इन मिनरल्स, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका होता है। यहाँ पर हमने फ्लो चार्ट भी बना रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, 18 में रिब्रांड हुआ, 2023 में इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के नाम से घोषित किया गया। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे क्रॉपिंग जो टर्मिनोलॉजी होती है उनसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा रिले क्रॉपिंग को सही ढंग से परिभाषित करता है। तो रिले क्रॉपिंग आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो रिले दौड़ होती है उसमें क्या होता है कि जो वो एक कोई भी दो एस्पिरेंट होते हैं, कोई भी दो रनर्स होते हैं, एथलीट होते हैं, तो वो हाथ में लकड़ी लेके चलते हैं, जिससे जब वो रुकते हैं तो दूसरे वाले को पकड़ा देते हैं, फिर वो वहाँ स्टे करके नेक्स्ट वाला जो एथलीट होता है वो भाग जाता है। सेम इसमें क्या है कि आपके मान लो आपके फसल में खेत में कोई फसल खड़ी है, पहले से ही खड़ी है फसल, ठीक है, एकदम मैच्योरिटी स्टेज पे आ रखी है, कटने ही वाली है, लेकिन कटाई से पहले
बिफोर हार्वेस्टिंग जो है बिफोर हार्वेस्टिंग सोइंग हो जाए दूसरी फसल की, तो वो क्या है, रिले क्रॉपिंग है। तो देखते हैं इनके स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट है एक फसल की पूरी कटाई के बाद दूसरी फसल उगाना, तो ये गलत हो जाएगा। एक ही खेत में दो फसलें उगाना था, हर दूसरे वर्ष भूमि में खाली छोड़ देना, कोई लॉजिक नहीं बैठता इसका भी। एक साथ कई फसलें बोना, ये तो मल्टीपल क्रॉपिंग हो गया। उनकी एक साथ कटाई करना, ये भी कोई चीज़ नहीं है। पहली खड़ी फसल की कटाई से पहले दूसरी फसल उसमें बोना, यही चीज़ हम बात कर रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये अभिकथन दिया गया है, असर्शन ओरिजिन वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय बीज नीति गांव स्तर पर बीजों के भंडारण को बढ़ावा देती है। तो इसमें ऐसा कुछ हमें नेगेटिव देखने को नहीं मिल रहा है। द नेशनल सीड पॉलिसी प्रमोट्स विलेज लेवल स्टोरेज ऑफ सीड्स, कि विलेज लेवल पर ही हम सीड को स्टोर करते हैं। जो नेशनल सीड पॉलिसी है वो इन चीज़ों को प्रमोट कर रही है कि जो ग्रामीण स्तर है वहाँ पर ही जो बीज है उनको उनका संग्रहण किया जाए। और इसका कारण ये दे रखे हैं कि इससे प्राकृतिक आपदाओं या अप्रत्याशित स्थितियों के दौरान बीजों की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित होती है। अब ये क्यों किया जा रहा है कि जैसे जो गांव है वहाँ पे मान लो कोई नदी किनारे नहर किनारे गांव है या कुछ जंगल किनारे कहीं कुछ समस्या है, तो जब प्राकृतिक आपदाएं आए वहाँ पे तो उस समय वहाँ पर बीजों की उपलब्धता बनी रहे ताकि किसान अपनी अगली फसल बो पाएँ, या कोई भी ऐसी घटना होती है तो इंस्टेंटली उनको हेल्प मिल जाए एग्रीकल्चर पर्पज से। तो देखा जाए तो यहाँ पर दोनों चीज़ें ही एकदम सही बैठ रही हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर है कि ए आर दोनों सही है परंतु आर व्याख्या नहीं करता है, तो ये भी गलत है। अभिकथन दोनों सही है और सही व्याख्या करता है, तो बी ऑप्शन राइट होगा। ये गलत वाला तो मतलब निगेटिव ही नहीं है, कुछ निगेटिव है ही नहीं इसमें, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो केक्स होती हैं उनसे पूछा गया है कि कौन सी केक पशुओं के खिलाने योग्य नहीं होती है। ऑप्शन में है अरंडी या कैस्टर की खली, नीम की खली, मूंगफली की खली और महुआ की खली। तो आप लोग जानते होंगे कि जो कैस्टर है वो भी खिलाने लायक नहीं होती है, नीम तो पशु खाएगा ही नहीं, और दूसरा है महुआ की खली, ये भी नहीं खिलाई जाती। लेकिन मूंगफली की खली जो है वो जो पशु है वो खा सकता है, ये एडिबल होती है। और यहाँ पर पूछा गया कौन सी नहीं है, नहीं वाली बताना है। तो एक तो ये वाली नहीं है, ना ये और ना ये। तो यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, ये जो तीन है ये खिलाने योग्य नहीं है, तो यही आंसर होगा। तो ऑप्शन में देखें यहाँ तीसरा दे रखा है, ये नहीं होगा। पहला दूसरा ये भी नहीं होगा, तीसरा यहाँ भी ये भी नहीं होगा। तो इसमें जो तीसरा नहीं है इट मीन्स यही ऑप्शन राइट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्रॉपिंग सिस्टम से कुछ क्वेश्चन था, तो वही रिले फसल की हमने भी बात करी। तो रिले फसल क्या बताती है, सीडिंग अ सेकेंड क्रॉप इनटू स्टैंडिंग फर्स्ट क्रॉप बिफोर इट्स हार्वेस्ट। तो फर्स्ट क्रॉप के हार्वेस्ट होने से पहले सेकेंड क्रॉप को हम सोइंग कर देते हैं, तो वो रिले फसल है, ठीक है। जैसे इसमें एग्जाम्पल भी हमने दिया है, सोइंग व्हीट इन स्टैंडिंग क्रॉप बिफोर कॉटन हार्वेस्ट। तो कपास की कटाई से पहले ही गेहूं की बुवाई कर दी जाती है, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, रिले क्रॉपिंग का। और इसमें देखो बोथ आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन से, ये भी सही था। और इसमें फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, ये थर्ड एक सेकेंड, यहाँ ये गलत दे रखा है, मूंगफली नहीं आएगा, हालांकि नाम में इन्होंने ठीक दिया है, कैस्टर, नीम और महुआ ये तीनों है, ठीक है। कैस्टर क्यों नहीं होता, इसमें टॉक्सिक प्रोटीन प्रेजेंट होती है, ठीक है, जहरीले तत्व होते हैं। नीम में क्या है, इसमें एजिडोरेक्टिन होती है जो बिटर होता है, कड़वा होता है। और महुआ में क्या कंटेंस सेपोनेंस जो कि एंटी न्यूट्रिशनल चीज़ होती है, तो इस वजह से ये पशुओं को नहीं खिला सकते। अल्टरनेटिव यूज़ क्या है, दीज आर सीलेंट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, उनका किस में यूज हो जाता है, फर्टिलाइजर की यूज में। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है मैचिंग से आया हुआ था, मैचिंग आपको यहाँ पर बतानी थी। तो मैचिंग में आप देख सकते हैं कि एक तरफ क्रॉप दी गई है, दूसरा उनका कि वो किस ग्रुप से बिलोंग करती हैं वो बताया गया है। तो राइस है, शुगर केन, ग्राउंडनट, जूट। तो राइस आप जानते हैं सीरियल क्रॉप है, तो ये फर्स्ट का थर्ड से। शुगर केन एक कैश क्रॉप है, तो सेकंड का फोर्थ से। और ग्राउंडनट एक देखा जाए तो ऑलसीड क्रॉप है, और जूट जो है वो फाइबर क्रॉप है। तो ए का क्या हुआ, ए का हुआ तीसरा,
ठीक है, बी का है फोर्थ, सी का है ग्राउंडनट ऑयल सीड क्रॉप सेकेंड, और जूट का है फर्स्ट। तो थर्ड फोर्थ सेकेंड फर्स्ट, तो ए का तो थर्ड यहाँ है नहीं, ये थर्ड है, बट बी का ये भी गलत, ए का थर्ड बी का फर्स्ट ये भी गलत, ये सही होगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर ये है कि ग्रेडिंग का क्वेश्चन आया था कि जिसे जो ऑपरेशन ग्रीन हाउस के तहत पैक हाउस में यूनिट लगाई जाती है, ठीक है, तो उसमें ग्रेडिंग के लिए हम फलों की ग्रेडिंग कैसे करेंगे। तो ग्रेडिंग समझते हैं, ग्रेडिंग क्या होता है कि साइज के हिसाब से फलों को छांटते हैं छोटा बड़ा, तो उसको हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए कौन सी मशीन यूज करते हैं। तो देखो इनके नाम से ही समझ में आ रहा है, आप हिंदी में तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। यहाँ पर है मॉइस्चर एनालाइजर, तो ये तो मॉइस्चर बताएगा, लेवल करेगा, विनोवर सफाई करेगा जो उसमें मतलब बेकार चीज़ें हैं। ठीक है, तो जो ये इंक्लाइंड बेल्ट ग्रेडर, तो इंक्लाइंड क्या झुका हुआ बेल्ट ग्रेडर, नाम ही लिखा है ग्रेडर, आप बहुत बेसिक क्वेश्चन था, तो यहाँ पर भी ग्रेडिंग से ही पूछा गया, तो ग्रेडिंग ग्रेडर, तो ये ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, आप लोग चाहें तो आप ना हमें स्कोर बता सकते हैं कि आपका एजीटीए में कितना स्कोर रहा है, जिससे कि कट ऑफ की अच्छी से एनालिसिस हो पाए। तो जो लोग ये वीडियो देखें वो लोग हमें बताने, बाकी ऑलरेडी कट ऑफ का वीडियो चैनल पर डाल दिया गया है, आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि उसके आसपास ही कट ऑफ जाएगी, ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, क्योंकि पेपर काफ़ी मॉडरेट टू डिफिकल्टी था। ठीक है, तो कट ऑफ लगभग उतनी ही जानी चाहिए, बाकी सारा कुछ आयोग के पास है, आयोग ही बताएगा कि किसका सिलेक्शन होना है किसका नहीं होना है। अब बात करेंगे, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है क्रॉप क्लासिफिकेशन और सीड सर्टिफिकेशन से संबंधित, तो वही जो भी हमने पीछे पढ़े थे, तो यहाँ पर उनके फॉर्म दे रखे हैं। ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है कि जो भारत में आधिकारिक बीज प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं के अनुसार विनियामक मानकों द्वारा अनिवार्य किए जाने पर बीज लॉट की अनुवांशिक शुद्धता को कुल मिला के, बस ये था क्वेश्चन कि जो सीड लॉट है उसकी अनुवांशिक शुद्धता किसके द्वारा टेस्ट करी जाती है, तो वो ग्रो आउट टेस्ट ही होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। वही चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बीज प्रतिस्थापन दर, SRR शब्द से क्या तात्पर्य है। तो जो सीड रिप्लेसमेंट रेट, नाम से समझो, एग्रीकल्चर में एक चीज़ बहुत है, अगर आपने हेडिंग ही अच्छे समझ ली तो डेफिनेशन तो अपने आराम से समझ जाओगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सीड को रिप्लेस कर रहे हैं किसी दूसरे सीड से, और उसकी क्या रेट है, मतलब पर एरिया जो भी है उसको रेट बोलेंगे, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर ये है कि जो भी हमारा फसल क्षेत्र है, कुल फसल क्षेत्र में से खेत से संरक्षित बीजों के बजाय, मतलब जो आपके खेत में पहले फसल कभी हुई होगी उससे आपने जो बीज बचाए हैं, उसकी बजाय आपने क्या किया, जो सर्टिफाइड और क्वालिटी वाले सीड थे उनकी सोइंग कर दी। तो उस क्षेत्र का जो परसेंटेज निकलेगा दोनों कंपैरिजन में, वो क्या होगा, SRR होगा, बीज प्रतिस्थापन दर। यही था क्वेश्चन और यही आंसर है, डी ऑप्शन। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, तो अगला क्वेश्चन है डेयरी या सीड प्रोग्राम से। तो क्वेश्चन ये था कि विच ऑर्गेनाइजेशंस इंप्लीमेंट DIDF स्कीम। तो पहले समझते हैं DIDF ही क्या है। तो DIDF क्या है, डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है ये, जो कि 8,000 करोड़ का था इस स्कीम के द्वारा। तो कौन से संगठन DIDF योजना लागू करते हैं, तो वो NDDB है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, और NSDC है, NCDC है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जो है DIDF स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन था ये सीड रिप्लेसमेंट रेशियो से हम ऑलरेडी बता चुके हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप का 35% रहता है, 50% क्रॉस पोलिनेटेड का रहता है। विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब फाउंडेशन सीड। तो फाउंडेशन सीड के बारे में पूछा गया था। तो फाउंडेशन सीड को यहाँ पर देखा जाए तो ये पूछा गया कि प्रोड्यूसर्स फ्रॉम ब्रीडर सीड मीट्स IMS-CS स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो जो फाउंडेशन सीड होते हैं वो ब्रीडर सीड से डेवलप किए जाते हैं, जो कि IMS-CS के स्टैंडर्ड से मेल खाते हैं। यहाँ पर आप इनकी हायरार्की देख सकते हैं, हायरार्की जो इसकी मतलब वंशागति रहती है। तो सबसे पहले तो न्यूक्लियर सीड होता है, उसके बाद क्या आता है ब्रीडर सीड, ब्रीडर सीड से फाउंडेशन सीड, फाउंडेशन सीड से सर्टिफाइड सीड। तो ये इनका सीक्वेंस रहता है। ठीक है, यहाँ पर जो आप डायग्राम देख पा रहे होंगे उस डायग्राम में भी समझ सकते हैं। यहाँ पर देखो रिलीज एंड नोटिफिकेशन वेराइटी, तो न्यूक्लियर सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, ये मतलब जनरेशन होती है स्टेज पर स्टेज 2, फिर सर्टिफाइड स्टेज पर सर्टिफाइड स्टेज 2। तो इस तरह से ये बटा होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें
विच ICR-IRI फॉर्मुलेशन रिड्यूस्ड चिकपी विल्ट एंड रूट रॉट। तो ऐसा कौन सा फॉर्मुलेशन था जो ICR-IRI द्वारा बनाया गया था जो चिकपी की विल्ट रूट रॉट को कम करता है? तो वो था पूसा 5SD ट्राइकोडर्मा हर्जियनम। ठीक है, और ट्राइकोडर्मा क्या होता है? एक बैक्टीरियल एक बेनिफिशियल फंगस है दैट कम्बैट्स सॉइल बोर्न डिजीज, जो कि सॉइल बोर्न डिजीज में हेल्प करती है। ठीक है, ये यही चीज़ है कि जो विल्ट होता है वो भी मतलब उसको उकठा बोलते हैं, और जड़ सड़न वो भी सॉइल से ही होता है, तो उनको रोकने का काम करता है ट्राइकोडर्मा। तो ये एक फॉर्मुलेशन बनाया गया था पूसा 5SD जो इनको रोकने का काम करता है। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, वो क्वेश्चन यहाँ पर समझते हैं। तो ये था कि हु इज़ द NDA फॉर OECD सीड्स स्कीम इन इंडिया। तो क्वेश्चन ये था कि भारत में जो OECD बीज योजना के लिए जो NDA होता है वो कौन होता है? तो वो होता है जॉइंट सेक्रेटरी सीड्स। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कमेटी। OECD क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट फैसिलिटेट इंटरनेशनल सीड ट्रेड। ठीक है, तो OECD का फुल फॉर्म ये सामने दे रखा है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो ये क्या करता है? जो इंटरनेशनल सीड ट्रेड होता है उसको फैसिलिटेट करता है। ठीक है, फिर है बीज नियम 1968 के अनुसार रासायनिक रूप से उपचारित बीजों के लेवल पर क्या होना चाहिए? तो जो भाई सीड ट्रीटमेंट हो जाता है जिनका, तो वो सीड क्या होता है? डू नॉट यूज फॉर फूड, फीड और ऑयल पर्पस। उनको हम खाने के रूप में यूज नहीं कर सकते, उनको हम जानवरों को भी नहीं दे सकते, और ना ही उन्हें हम ऑयल पर्पस के लिए उन्हें यूज कर सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर क्या होता है? ट्रीटेड सीड्स में कंटेंट टॉक्सिक केमिकल्स, हो सकता है उनके ऊपर जहरीले केमिकल लगे हों, कैन बी हार्मफुल टू ह्यूमन एंड एनिमल्स, मस्ट कैरी वार्निंग लेवल बाय लॉ, सेफ फॉर प्लांटिंग ओनली। ये बस इनकी मतलब जर्मिनेशन के लिए होते हैं, बस सोइंग करने के लिए ही तैयार किया जाता है। ठीक है, तो और साथ में क्या हो सकता है कि इनमें डेट ऑफ ट्रीटमेंट भी दी गई हो, केमिकल नाम दिया गया हो, और कुछ ऐसी घटना अगर हो जाती है उसका एंटीडोट भी दिया गया हो। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है सॉइल वाटर मैनेजमेंट से देखने को मिलते हैं, 6 क्वेश्चन, उनको बात करेंगे। तो पहला तो ये बहुत क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन था कि जो सॉइल सैंपलिंग करते हैं उसमें जो क्या पैटर्न होना चाहिए? तो पैटर्न होना चाहिए जिगजैग पैटर्न। और जिगजैग पैटर्न क्यों होना चाहिए? क्योंकि इंश्योर्स रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग अक्रॉस इंटायर फील्ड। जब हम जिगजैग पैटर्न से लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि बायस नहीं हो सकता। बायस मीन्स कि रिजल्ट एक तरफा नहीं होगा। जैसे क्या होगा कि मान लो यहाँ पर ये पूरा खेत है आपका, ठीक है, जिगजैग पैटर्न मतलब आपने हर जगह सैंपल थोड़े थोड़े ले रखे, तो इससे क्या होगा कि पूरे सॉइल का ही एनालिसिस बढ़िया सा हो जाएगा, कहीं भी कुछ ले रखा है इस तरह से जिगजैग पैटर्न। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो आपने सैंपल लिए हैं तो उससे क्या होगा, पूरे खेत की मिट्टी आ जाएगी उन सैंपल में। जिगजैग पैटर्न इस तरह से हम समझ सकते हैं कि एक यहाँ लिया, फिर इधर लिया, इधर लिया, इधर लिया, इस तरह से ये जिगजैग हो गया। ठीक, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो आया वो है कि व्हाट इज करेक्ट अबाउट ई किसान उपज निधि इनिशिएटिव। जो ई किसान उपज निधि पहल है उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो वो इनेबल्स पोस्ट हार्वेस्ट लोन्स वाया ENWRS। तो पहले समझे ENWRS ये क्या है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट है, जो कि डिजिटल कोलेटरल फॉर लोन्स। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो ई किसान उपज निधि थी उसके बारे में जो सही था स्टेटमेंट वो ये था कि जो पोस्ट हार्वेस्ट लोन्स होते हैं वो उनको इनेबल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अफेक्ट वीट बाय कॉजिंग लीफ रस्ट डिजीज। तो असल में यहाँ पर रन ऑफ द वो सही दिखाया गया क्योंकि ऑप्शन में पक्सीनिया नहीं था। वैसे तो पक्सीनिया सही होता है, बट पक्सीनिया जो ऑप्शन में है ही नहीं, तो नन ऑफ द एबव टिक किया जाएगा। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, ऐसा नहीं कि ऑप्शन नहीं दिया गया तो कुछ नहीं करना है। इस पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो नन ऑफ द एबव में सही थे। ठीक है, तो लीफ रस्ट के बारे में बात करें तो लीफ रस्ट क्या है? कॉज्ड बाय फंगस पक्सीनिया टिरसियाना। रस्ट भी बहुत तरह की होती है, ये तो लीफ रस्ट हो गया, स्टेम रस्ट हो गया। ठीक है, फिर ऑरेंज ब्राउन पस्ट्यूल्स ऑन लीव्स रिड्यूसेस फोटोसिंथेसिस एंड यील्ड स्प्रेड्स रैपिडली इन ह्यूमिड कंडीशन। जब नमी ज़्यादा होती है तो ये ज़्यादा फैलती है, जिससे होता है कि फोटोसिंथेसिस कम हो जाती है और उत्पादन भी गिर जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन है हमारे सामने, हाउ मेनी ऑफ दीज पेस्ट अटैक पल्सेस। तो इनमें से कौन से ऐसे कीट हैं जो दालों को प्रभावित करते हैं, वो बताने थे। तो ऑप्शन में है हेलिकवर्पा, सर्पोफेगा, एफिड्स और सर्पोफेगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपने देखे होंगे, तो इसमें जो राइट है वो हेलिकवर्पा और एफिस है। तो यहाँ पर 2 जो करने थे वो सही था, लेकिन जो सर्पोफाइगा होता है वो राइस पे अटैक करता है, जो कि स्टेम बोरोर टाइप का होता है, ना कि दालों पे। तो इसलिए सर्पोफाइगा सही नहीं होगा। फिर क्वेश्चन आया था हु इज नोन द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स पूछे गए तो ग्रेगर मेंडल थे।
ये भी ऑप्शन में नहीं दिए गए थे, तो बट आपके हिसाब से मैं बता दूं यहाँ पर मेंडल से होगा, बट वहाँ पर नॉन द अबव सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरुविक अम्ल के ऑक्सीकरण विकार्बोक्सिलेशन पर क्या बनता है, तो ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर एसिटाइल कोएंजाइम ए है। तो पहले होता है क्या, जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन पाथवे है कि पहले ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम बनता है, जो कि क्रेब साइकिल में ये सारी चीज़ें होती हैं। क्रेब साइकिल से स्टार्ट होता है, आगे क्रेब साइकिल में जाता है। तो इंपॉर्टेंस क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम में इंटर्स क्रेब साइकिल्स फॉर एटीपी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इसका रोल रहता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स यूज टू मेक सीड्स लार्जर एंड यूनिफॉर्म इन साइज टू फैसिलिटेट मैकेनाइज्ड सोइंग। तो ये कह रहा है कि सीड्स को सही से बोने के लिए, सीड का साइज थोड़ा बड़ा करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में यहाँ पर देख रहे होंगे गीला उपचार, सूखा उपचार, घोल विधि, बीज पैलेटिंग, ऊपर से कोई नहीं। तो इसकी सीड पैलेटिंग वाला एग्जाम्पल वो मेथड एकदम सही होगा, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हेटेरोसिस इन प्लांट ब्रीडिंग इज ऑल्सो नोन एज। जो हेटेरोसिस है वो प्लांट ब्रीडिंग में उसे और क्या कहते हैं, तो हाइब्रिड विगर भी इसको ही समझ सकते हैं। हाइब्रिड विगर क्या है कि जो हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है सुपीरियर परफॉर्मेंस ऑफ एफ1 हाइब्रिड, जो पहली पीढ़ी के हाइब्रिड होंगे वो अपने पेरेंट्स के कंपेरिजन में ज़्यादा ईल्ड देंगे। ठीक है, उनमें यूनिफॉर्मिटी ज़्यादा देखने को मिलती है, तो ये सब चीज़ें हेटेरोसिस में आती हैं। फिर हाइडेथोड्स आर रिलेटेड टू, तो हाइडेथोड्स किससे संबंधित है, गटेशन प्रोसेस संबंधित है। आपने बहुत सारे ऐसे पौधे देखे होंगे जिनमें क्या होता है कि रात के टाइम में जब प्रेशर उनके अंदर बढ़ता है और ट्रांसपिरेशन काफ़ी लो हो जाता है, तो क्या है कि उसमें वाटर, जो पानी की जो बूंदें हैं वो डायरेक्ट ही पत्ती से बाहर आ जाती हैं। आपने देखा भी होगा बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनमें ये देखने को मिलता है, तो उस प्रोसेस को गटेशन बोलते हैं, और जिसके थ्रू वो बाहर आते हैं उसको हाइडेथोड्स बोलते हैं। वही पूछा गया था। और ये सीड प्लेटिंग वाला मैंने आपको बता ही दिया था। यूनिफॉर्म सीड साइज शेप, इजी मैकेनिकल सोइंग, कैन ऐड न्यूट्रिएंट्स, पेस्टिसाइड, इम्प्रूव्ड जर्मिनेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे विच न्यूट्रिएंट प्रमोट्स रूट डेवलपमेंट। तो ऑफकोर्स फॉस्फोरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, और विप्टेल यू नो वेरी वेल, इट्स ऑल अबाउट टू मोलिब्डेनम। नेक्स्ट है कि कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, तो ये डीएपी है। कॉम्प्लेक्स उनको बोलते हैं जिनमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो, तो इसमें नाइट्रोजन भी रहती है और फॉस्फोरस भी रहता है। अगला क्वेश्चन था FCO 1985 के अनुसार राइजोबियम जैव उर्वरक के लिए न्यूनतम जीवित कोशिका की गणना क्या है, तो वह 1 × 10⁸ CFU पर ml। तो CFU क्या होता है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, ये फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि वायबल बैक्टीरियल सेल्स को मेजर करने के लिए होता है। वायबल मीन्स जीवित समझ लो आप। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन कुछ एक्सटेंशन से हैं, जैसे कि मैनेज के अनुसार निम्न में से कौन सा भारत में कृषि विस्तार शिक्षा का माना गया सिद्धांत नहीं है। क्या लिखा है, नहीं है, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो पहला क्या, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड्स, ये है। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, बिल्कुल ये तो है ही प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन भी है, बट प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग ये नहीं है। तो ये यहाँ पर गलत, मतलब ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये डी ही होगा, क्योंकि नहीं पूछा गया था, डी वाला राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जल संभर, जिनको वाटर शेड बोलते हैं, या पानी इकट्ठा करते हैं, विकास घटक को लागू करने के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय उत्तरदायी है। तो पहले तो आयोग ने इसमें जो है क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इसको ठीक किया था, बट बाद में इसका फुल मार्क दिया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, क्योंकि ये इसका प्रिंसिपल ही डिसेंट्रलाइज होने का है। पार्टिसिपेटरी है, नीड बेस्ड है, फार्मर सेंटर्ड है। फिर है ये देखो PMKSY वाटर सेट, नन ऑफ द अबव, इसमें सही बताया गया है। और जो PMKSY योजना थी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसमें क्या, उसका जो लोगो था, मोटो था, हर खेत को पानी। ठीक है, फिर है विच बायो फर्टिलाइजर फिक्सेस नाइट्रोजन सिम्बायोटिकली विद लेग्यूम्स। तो देख लो यहाँ पर दो क्वेश्चन आ चुके हैं नाइट्रोजन स्टीकरेट से। एक तो स्टार्टिंग में था जिसमें चना राइट था, और यहाँ पर राइजोबियम होगा। राइजोबियम बैक्टीरिया उनकी जड़ों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ डज बैसिलस सबटिलिस हेल्प प्लांट्स टॉलरेट स्ट्रेस। तो जो बैसिलस सबटिलिस पौधों को तनाव सहने में कैसे मदद करता है, तो इनके अंदर क्या होते हैं, इंड्यूसेस स्ट्रेस रिस्पॉन्स जीन्स एंड फाइटो हार्मोन्स। इस टाइम पे क्या होता है, जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स जीन्स होते हैं उनको ये इंड्यूस करता है, फाइटो हार्मोन्स को इंड्यूस करता है, ताकि वो सर्वाइव कर सकें उस स्ट्रेस में। स्ट्रेस का मतलब यहाँ पर पौधा स्ट्रेस में वो
इंसानों वाला स्ट्रेस नहीं है यहाँ पर मतलब मान लो पानी की कमी पड़ गई या न्यूट्रिएंट्स कमी पड़ रही है, तो वहाँ पर एक तनाव सा विकसित होता है पौधे के अंदर कि उसको कैसे सर्वाइव कर पाए उन चीज़ों की कमी या उनकी एक्सेसिवनेस होने के बाद। ठीक है, तो वही होता है। तो उसके लिए क्या होता है, उनमें ऐसे कुछ जीन्स होते हैं जो उस टाइम पे एक्सप्रेस होते हैं, उस पौधे को बचा के रखते हैं। तो यहाँ पर PGPR के बारे में दे रखा है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया, जो कि बेनिफिशियल सॉइल बैक्टीरिया होता है। फिर पूछा गया था विच मैकेनिज्म प्रमोट्स डिसेंट्रलाइज्ड फार्मर लेड प्लानिंग। तो ऐसा कौन सा मतलब एजेंसी है जो विकेंद्रीकृत किसान नेतृत्व वाली योजना को बढ़ावा देती है, तो वो थी आत्मा। ये वो आत्मा नहीं है, ठीक है, आप समझिए एग्रीकल्चर वाली आत्मा है, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है और ये ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, फिर है ICR सीफेड मूंगफली पनीर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही था, तो वो ये था कि अगर उसको 10 दिन के लिए स्टोर करना है तो 4 से 5 डिग्री पे रखना पड़ेगा, और अगर आपको 20 दिन के लिए रखना है तो वो -20 पे रखना पड़ेगा। ये चीज़ आप समझिए इसको। ठीक है, फिर है विच एक्ट स्टेबलाइज्ड कोऑपरेटिव एक्सटेंशन सर्विस, तो सहकारी विस्तार सेवा की स्थापना किसने करी थी, स्मिथ लीवर एक्ट 1914। ठीक है, अब बात करेंगे मनरेगा की। तो मनरेगा से एक क्वेश्चन आया था, तो उसमें पूछा गया था कितने दिनों की मजदूर रोजगार गारंटी दी जाती है, तो वो भाई वो 100 दिन की दी जाती है। यहाँ पर 100 वाला आंसर राइट होगा, डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है मनरेगा के, ये तो हमने पढ़ाई था अभी। ठीक है, 100 डेज, ये 2005 में ये एक्ट आया था। और ये है व्हाट अप्रोच इंटीग्रेट रिज टू वैली कंजर्वेशन, पहाड़ी से घाटी संरक्षण को एकीकृत करने का क्या दृष्टिकोण है, वो है वाटर सेट अप्रोच, पानी को स्टोर करना। कंपोनेंट क्या होते हैं, एफोरेस्टेशन करना, पेड़ लगाना, वाटर हार्वेस्टिंग, पानी बचाना, सॉइल कंजर्व करना, ड्रेनेज लैंड ट्रीटमेंट। ठीक है, उचित जल निकास रखना। फिर है विच स्कीम्स प्रोवाइड्स अफोर्डेबल क्रॉप इंश्योरेंस, तो वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो फसल बीमा प्रदान करती है। ठीक है, ये कब कब करती है, ये क्या क्या कवर करेगी, तो प्राकृतिक आपदाओं कवर करेगी, बीमारियों को कवर करेगी, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है उसको भी कवर करेगी, और लो प्रीमियम फॉर फार्मर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं विच गैस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन सी गैस योगदान नहीं देती है, तो वो है हमारी ऑक्सीजन, जबकि जो इसमें हेल्प करते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, वाटर वेपर है, ये ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, देखने को मिलती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर विच बफेलो ब्रीड इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, तो ये है अपनी मुर्रा, समझिए, और ये मुर्रा के बारे में यहाँ पर दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक, फिर है विच एजेंसी प्रोक्योर्स सीरियल्स फॉर सेंट्रल पूल अंडर MSP, तो MSP के तहत कौन सी ऐसी एजेंसी है जो अनाज खरीदने में मदद करती है, वो है FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती रहती है। ठीक है, FCI रोल क्या है, MSP ऑपरेशन, PDS, बफर स्टॉक मेंटेनेंस, तो स्टॉक है उनको मेंटेन करना, उन्हें बचा के रखना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऑन व्हाट बेसिस इज ULPIN जनरेटेड अंडर DILRMP। ठीक है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो पहले तो समझते हैं UL पिन ये है क्या। तो जो UL पिन है वो क्या है, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि 14 डिजिट ID होती है फॉर एवरी लैंड पार्सल। ठीक है, तो ये किसके बेस पर बनाया जाता है, लॉन्गिट्यूड होते हैं, लैटिट्यूड और कैडेस्ट्रल मैप्स के बेस पे बनाया जाता है। फिर था आर्या, आर्या का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो आर्या का फुल फॉर्म क्या है, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, यूथ को अट्रैक्ट करना और उन्हें पुनः एग्रीकल्चर सेक्टर में लाना, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छे से ग्रो कर पाए। ठीक है, जैसे स्किल डेवलपमेंट करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन देना, एग्री बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज देना। ठीक है, ये किसके थ्रू होता है, KVKs के थ्रू होता है, जो कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं। और एक क्वेश्चन और था NCAP डेटा के अनुसार, पहले NCAP समझिए, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, आप इन सबके फुल फॉर्म लिख लें क्योंकि ये भी पूछे जा सकते थे, आर्या का यहाँ पूछा गया था। तो यहाँ पर था कि व्हाट वाज द PM 2.5 रिडक्शन इन गोरखपुर पर NCAP डेटा, वो था 138। ठीक है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो साइज बताना है जियो हाइड्रोकल यूनिट्स का अंडर क्लस्टर अप्रोच में क्या होता है, तो वो 1000 से 5000 हेक्टेयर के बीच होता है। क्लस्टर अप्रोच क्या है, ग्रुप स्मॉल वाटर सेट फॉर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट, छोटे छोटे वाटर सेट्स को इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट तरीके से उनको मैनेज करना, मतलब एक साथ। फिर है व्हेन वाज ई-नेम प्लेटफॉर्म ऑफिशियली लॉन्च्ड, तो ई-नेम से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, आप देख रहे होंगे। तो ई-नेम कब बनाया गया था, 14 अप्रैल 2016 को। तो ई-नेम का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ठीक है, ये ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए जाना जाता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ों को। विच पॉल्यूटेंट इज नॉट इन NAMP क्राइटेरिया, ठीक है, वो बताना। NAMP क्या है, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम बाय CPCB।
तो यहाँ पर अमोनिया जो है वो इसकी सूची में नहीं है, और कौन कौन सी सूची में है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, PM10, PM2.5, SO2, NO2, O3 और CO। ठीक है, टोटल 65 क्वेश्चन आते हैं, तो उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। 54 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो नेक्स्ट है विच इरोजन इज करेक्टेड बाय रेन ड्रॉप बम्बार्डमेंट। तो ये यहाँ पर ये पूछा गया है कि जब बारिश की बूंद पड़ती है तो वहाँ की जो जमीन होती है वहाँ से मिट्टी के कण दूर दूर गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा इरोजन है, तो वो है स्प्लेश इरोजन। तो ये समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत बार पूछा भी गया है। फिर है विच यूपी इनिशिएटिव्स लिंक्स फार्मिंग टू कार्बन क्रेडिट मार्केट। तो वो है एग्रो फॉरेस्ट्री कार्बन फाइनेंस प्रोजेक्ट। ये क्या है, एक कार्बन क्रेडिट बराबर 1 टन CO2 रिड्यूस्ड। ठीक है, फार्मर्स अर्न बाय प्लांटिंग ट्रीज। तो इसमें क्या होता है, किसान पेड़ लगाते हैं, उसके उन्हें कार्बन क्रेडिट मिलते हैं। तो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट क्या है, कार्बन मार्केट वैल्यू $2 बिलियन की हो चुकी है 2023 तक। फिर ई नेम के बेनिफिट क्या होते हैं, यहाँ पर देखो नीति आयोग ने कृषि विपणन के लिए कौन सा तंत्र बढ़ावा दिया, तो वो ई नेम। तो भाई 3 क्वेश्चन ई नेम से ही आ चुके हैं अभी तक। ऑनलाइन ट्रेडिंग, प्राइस डिस्कवरी और रिड्यूस्ड इंटरमीडिएरीज। तो इसमें क्या है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग को बढ़ावा देना और अच्छे प्राइस मतलब अच्छे रेट पे किसान फसल बेच पाए, और जो बीच के दलाल टाइप में लोग रहते हैं, थर्ड पार्टी रहती है, उनको बीच में हटा दे, डायरेक्ट किसान टू जो खरीदने वाला है उसके बीच बात होनी चाहिए। तो इससे ई नेम के फायदे हुए, और मतलब किसान को थोड़ा ज़्यादा फायदा हुआ। फिर क्वेश्चन आया था एक MSP से, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनाया था आयोग ने। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि 25-26 सीजन के लिए सबसे अधिक MSP वृद्धि किसमें हुई है और किस खरीफ फसल में हुई है। तो भाई फसल थी वो नाइजर सीड, और रुपए बढ़े थे 820 रुपए पर कुंटल पिछले के रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ सेरिकल्चर से क्वेश्चन पूछे गए थे। कौन सा रेशम कीट भारत में शहतूत रेशम उत्पादन करता है, ऑफकोर्स बॉम्बिक्स मोराई बहुत बड़े पैमाने पर करता है। सेकंड लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर ग्लोबली आफ्टर चाइना। चाइना के बाद हम दूसरे नंबर पे आते हैं। और ये खरीफ क्रॉप वाला हम पढ़ी चुके थे, नाइजर सीड 820 रुपये पर कुंटल। और जो ये क्वेश्चन था LHNDCP के तहत कौन सा वायरल रोग छमाही टीकाकरण के लिए प्राथमिकता है, मतलब इसकी बायएनुअल वैक्सीनेशन करी जाती है, वो है FMD, फूड एंड माउथ डिसीज, जिसको हम खुरपका मुंहपका बोलते हैं, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ठीक है, और ये LHDCP ये क्या है, लाइव स्टॉक हेल्थ डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। ये हमारा टेलीग्राम का QR कोड है, यहाँ पर दे रखा है tesi.agt का, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म होने वाला है। यहाँ पर सारी अपडेट आपको टाइमली मिलती रहेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन कुछ ये लाइव स्टॉक से संबंधित थे कि गायों को किस अवस्था में मैस्टिटाइटिस का सबसे अधिक खतरा रहता है। तो जो ट्रांजिशन पीरियड होता है अराउंड काल्विंग, जो उसके बच्चा देने का समय रहता है, उसके आसपास का जो टाइम रहता है, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि हार्मोनल चेंज एंड इम्यून सप्रेशन ड्यूरिंग ट्रांजिशन पीरियड। हार्मोनल चेंज होते रहते हैं बॉडी में, और इम्यून उस टाइम पे सप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मतलब जो माइक्रोबियल अटैक है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने हिंदी मेंशन कर रखा है, बछड़े के जन्म के समय का संक्रमण काल जिसमें हार्मोनल और प्रतिरक्षा परिवर्तन शामिल होते हैं। ठीक है, फिर है विच स्टैंडर्ड फॉर कमर्शियल एनिमल फीड पर FSI, तो वो है BIS IS 2052। ठीक है, अब ये क्या करता है, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इंश्योर फीड क्वालिटी एंड सेफ्टी। और 63वां क्वेश्चन है कि NDDB जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है उसके द्वारा एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया, तो उसका क्या नाम है, वो है पशु पोषण। ये आपको कंटेंट हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ से ये ले सकते हैं। अदरवाइज जो अगले क्वेश्चन है वो है कौन सा जूनोटिक रोग दूषित दूध के माध्यम से फैलता है। जूनोटिक डिजीज वो होते हैं जो एनिमल के थ्रू ह्यूमन में होते हैं। तो उसका ऑप्शन जो था वो सही है, ट्यूबरक्लोसिस, जिसको TB के नाम से जानते हैं। ये होता है माइकोबैक्टीरियम बोविस से कैन स्प्रेड टू ह्यूमंस वाया अनपॉस्चराइज्ड मिल्क। तो अगर अनपॉस्चराइज्ड मिल्क है और उसका कंज्यूम अगर ह्यूमन करता है तो ये मतलब फैल सकता है, चांस रहते हैं। लेकिन बचने के लिए क्या कर सकते हैं, पास्चराइज करना चाहिए मिल्क को ताकि बैक्टीरिया मर जाएं, और रेगुलर हर्ड टेस्टिंग रिकमेंडेड। और जो झुंड है जानवरों का उनकी प्रॉपर टेस्टिंग होती रहनी चाहिए कि कोई डिजीज है तो नहीं। ठीक है, तो पहला क्या है, पास्चराइजेशन, हर्ड टेस्टिंग, और उनकी फिर वैक्सीनेशन करना। फिर लास्ट क्वेश्चन जो है इस सीरीज का मतलब इस पेपर का, लेप्टोस्पायरोसिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टैक्ट विद। तो वो यूरिन के थ्रू फैलता है, और ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, फाउंड इन एनिमल यूरिन, रैट्स, कैटल, डॉग्स, एंटर्स थ्रू कट्स और म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर कहीं कटवट लगा है तो उसके थ्रू ये फैल सकता है, मतलब एंटर कर जाता है।
सिम्टम क्या रहेंगे, फीवर आता है, मसल्स पेन होती है, जॉन्डिस हो जाती है, कैन कॉज किडनी और लीवर डैमेज, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो इसमें रिस्क रहती है जो भी फार्मर्स हैं उनके लिए, सीवर वर्कर्स हैं उनके लिए। तो ये आप यहाँ पर हमने देखे। और जो जूनोटिक डिजीज हैं उनको कैसे बच सकते हैं उनसे, तो वो यहाँ पर कि सबसे पहले तो हाइजीन रहें, पॉस्चराइजेशन करें, जैसे कि उसकी बात हो रही थी अभी, वैक्सीनेशन और टेस्टिंग टाइमली होती रहनी चाहिए। तो ये हमने यहाँ पर आज जो 65 के 65 क्वेश्चन थे उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। यहाँ पर हमने चीज़ें और मतलब शॉर्ट में मेंशन कर रखी है। क्रॉप साइंस में नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय लेग्यूम्स पूछा गया था, मिलेट्स एज न्यूट्री सीरियल्स, सीड सर्टिफिकेशन, फसाई नॉर्म्स और जीरो एनर्जी कोल्ड स्टोरेज, बीटी फॉर पेस्ट कंट्रोल, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, मॉइस्चर स्टैंडर्ड्स, सारा कुछ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बहुत सारी हमने चीज़ें बहुत ही शॉर्ट में मेंशन कर रखी हैं। तो 65 के 65 क्वेश्चन यहाँ पर हमने कवर किए। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। बात करें इस बार जो पेपर होने वाला है EGTA का 2026 में, तो उसके लिए इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे और बहुत ही बेहतरीन लेक्चर होने वाले हैं। कंप्यूटर, UPG के, एग्रीकल्चर के सारे सब्जेक्ट जो भी इसके एलाइड सब्जेक्ट रहते हैं सबको हम यहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं। कंटेंट बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लीजिए। जय हिंद।